हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जी के जीएस क्लासेस में। दोस्तों आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हम आपको करवा रहे हैं यूथ इलेक्ट्रीशियन की ये बुक प्रैक्टिस सेट वाली, जिसमें आज हम आपको करवाने वाले हैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा। दोस्तों इसके पहले हमने आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवा दिया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों इस बुक में जो है क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे दिए गए हैं, इसको आप जरूर देखिएगा और सारे क्वेश्चन देखिएगा। दोस्तों क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा यहाँ पे इस बुक में दिया गया है। दोस्तों देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। एक वर्ग ए एम्पलीफायर की तुलना में वर्ग बी एम्पलीफायर डैश विरूपण उत्पन्न करता है और इसकी दक्षता डैश होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपेक्षाकृत उच्च और अपेक्षाकृत उच्च। एक वर्ग ए एम्पलीफायर की तुलना में वर्ग बी एम्पलीफायर अपेक्षाकृत उच्च विरूपण उत्पन्न करता है और इसकी दक्षता अपेक्षाकृत क्या होती है? उच्च होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिए गए परिपथ में ट्रांजिस्टर को पूर्णतः ऑन करने के लिए आवश्यक न्यूनतम बेस धारा ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर बी 0.2 मिली एम्पियर। दोस्तों जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसका हम सॉल्यूशन नहीं करवाने वाले हैं, आपको खुद से इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। हम आपको सिर्फ क्वेश्चन करवा रहे हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके। देखते हैं अगला क्वेश्चन। धारती फिल्टर युक्त एक अर्ध तरंग डिस्टकारी परिपथ 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति से जुड़ा है। डैश संधारित्र के टर्मिनलों के बीच आउटपुट वोल्टेज लगभग डैश है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? 200√2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डायोड का रिवर्स रिकवरी टाइम एक पैरामीटर है जो निर्धारित करता है। दोस्तों डायोड का रिवर्स रिकवरी टाइम एक पैरामीटर है जो क्या निर्धारित करता है? ये करता है निर्धारित क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, गति का संचालन। क्या करता है? गति का संचालन करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से किस में जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है? दोस्तों जेनर डायोड का उपयोग हम किस में करते हैं? तो हम करते हैं दोस्तों वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में। किस में? वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में हम जेनर डायोड का उपयोग करते हैं। यदि विद्युत उपकरणों में प्रवेशित और परिपथ चालकों के साथ इससे निकलने वाली विद्युत धारा का मान खालिस्तान से अधिक हो जाता है तो भू संपर्कन दोष परिपथ रोधक खालिस्तान फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर्स परिपथ को बाधित कर देते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 मिली एम्पियर। यदि विद्युत उपकरणों में प्रवेशित और विद्युत परिपथ चालकों के साथ इससे निकलने वाली विद्युत धारा का मान 5 मिली एम्पियर से अधिक हो जाता है तो भू संपर्कन दोष परिपथ रोधक परिपथ को क्या कर सकते हैं? बाधित कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम 1956 के अनुसार प्रत्येक विद्युतमय चालक और भू संपर्कन के बीच 1 मिनट की अवधि के लिए लगाए गए 500 वोल्ट के वोल्टेज पर मध्यम और निम्न वोल्टेज वाले इंस्टॉलेशन का विद्युत रोधन प्रतिरोध कम से कम खालिस्तान होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1 मेगा ओम। कितना होगा? 1 मेगा ओम होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5 + 8.66 ओम की 3 एक समान प्रतिबाधाएं 200 वोल्ट एक 3 फेज 3 तार सममित प्रणाली 200 वोल्ट 3 फेज 3 वायर सिमेट्रिकल सिस्टम के साथ डेल्टा संयोजन में संयोजित है। फेज अनुक्रम R/B है। प्रत्येक फेज में धाराएं क्रमशः क्या होगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 10 जूल 17.32 एम्पियर माइनस 20 एम्पियर 10 प्लस जूल 17.32 एम्पियर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी लोड के बंद करने पर चिंगारी उत्पन्न होती है क्योंकि परिपथ में उच्च खालिस्तान होता है। तो दोस्तों किसी लोड को बंद करते हैं तो उसमें क्या उत्पन्न होती है? चिंगारी उत्पन्न होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम प्रेरकत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेरकत्व बोलते हैं। प्रेरकत्व की इकाई क्या है? हेनरी है। ठीक है। स्थायी चुंबक चल कुंडली परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल माप यंत्रों का उपयोग खालिस्तान धारा मापन के लिए किया जाता है। दोस्तों स्थायी चुंबक चल कुंडली परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल माप यंत्रों का उपयोग हम किस लिए करते हैं? तो केवल डीसी के मापने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। ठीक है। वह स्थायी चुंबक जो सामान्यतः खालिस्तान वाली सामग्री से बने होते हैं। तो दोस्तों वह स्थायी चुंबक जो सामान्यतः किससे बने होते हैं? तो ये दोस्तों बने होते हैं उच्च निग्राहिता वाली सामग्री से बने होते हैं स्थायी चुंबक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेलों को एक समूह श्रेणी समानांतर में इस प्रकार संयोजित करके 40 सेल वाली एक बैटरी बनाई जानी है कि यह 5 ओम के एक बाह्य प्रतिरोध में अधिकतम धारा प्रवाहित करेगी। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल 2.1 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है। सेलों को समूहबद्ध करने की सर्वोत्तम विधि क्या होगी? तो दोस्तों इसकी सर्वोत्तम विधि क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए 4 पंक्तियां जिनमें प्रत्येक में क्या हो? 10 सेल हो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक परिपथों की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के फ्यूज का उपयोग किया जाता है? दोस्तों इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक परिपथों की सुरक्षा के लिए किसका उपयोग करते हैं? फेरुल कॉन्टैक्ट कार्टिज फ्यूज का उपयोग किया जाता है। किसका? फेरुल कॉन्टैक्ट कार्टिज फ्यूज का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्लक्स सोल्डर के लिए किए जाने वाले क्षेत्र के ऑक्साइड को
डैश और सोल्डर के प्रभाव को खालिस्तान कहते हैं। तो दोस्तों फ्लक्स सोल्डर किए जाने वाले क्षेत्र के ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, सॉरी दोस्तों, फ्लक्स सोल्डर के लिए किए जाने वाले क्षेत्र के ऑक्साइड को क्या करते हैं दोस्तों हम लोग, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हटा देते हैं और अनुमन्य करता है। जो फ्लक्स सोल्डर जो है किए जाने वाले क्षेत्र के ऑक्साइड को हटा देता है और सोल्डर के प्रभाव को क्या करता है, अनुमन्य करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिए गए परिपथ में 5 ओम प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच वोल्टेज कितना है। तो जो 5 ओम का प्रतिरोध है इसमें हमको बताना है कि टर्मिनल वोल्टेज कितना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी 5 वोल्ट। कितना, 5 वोल्ट। पॉलीविनाइल क्लोराइड खालिस्तान ताप के संपर्क में आने पर खालिस्तान हो जाता है। तो दोस्तों पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है ये निम्न ताप के संपर्क में आने पर क्या हो जाता है, भंगुर हो जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तापमान में वृद्धि होने का सही प्रभाव है। तो दोस्तों तापमान में वृद्धि होने का सही प्रभाव जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध में वृद्धि। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। यदि परिपथ में धारा 1.6 एम्पियर है तो 1 सेकंड में परिपथ से प्रभावित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10⁻19। कितना हो जाएगा, 10⁻19। दिए गए परिपथ में 10 ओम वाले प्रतिरोध में 1 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा का मान 10 जूल है। 1 सेकंड में 3 ओम वाले प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा खालिस्तान होगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 12 जूल। कितना हो जाएगा, 12 जूल हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक खालिस्तान छेनी में एक तिरछी धार होती है और इसका उपयोग कठोर हो चुके मसाले या मोटार को साफ करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संयुक्त। एक संयुक्त छेनी में एक तिरछी धार होती है और इसका उपयोग कठोर हो चुके मसाले मोटार को साफ करने के लिए किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कपास या अन्य कपड़े के कारण लगने वाली आग को बुझाने के लिए इनमें से कौन सा अग्निशामक उपयुक्त होता है। दोस्तों कपास या अन्य कपड़े के कारण लगने वाली आग को बुझाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो शुष्क रसायन का उपयोग हम करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न उत्तेजित और अति उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर के लिए शक्ति गुणक के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य है। तो दोस्तों निम्न उत्तेजित और अति उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर के लिए शक्ति गुणक के बारे में निम्न से कौन सा कथन सत्य है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसमें भार में वृद्धि के साथ एकक की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के लिए प्रवर्तन कुंडली स्टार्टिंग वाइंडिंग खालिस्तान होती है जबकि मुख्य कुंडली मेन वाइंडिंग खालिस्तान होती है। तो दोस्तों एक स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के लिए प्रवर्तन कुंडली मतलब स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है ये क्या होती है दोस्तों, ये होती है अत्यधिक प्रतिरोधी, और मुख्य कुंडली मेन वाइंडिंग क्या होती है दोस्तों, तो ये अत्यधिक प्रतिघाती होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंगल फेज आपूर्ति से संयोजित सिंगल फेज कुंडली खालिस्तान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो दोस्तों सिंगल फेज आपूर्ति से संयोजित सिंगल फेज कुंडली जो है ये कौन सा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, तो ये करती है स्पंदमान पल्सेटिंग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में खालिस्तान होते हैं। दोस्तों स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या होते हैं, समरूप स्टेटर होते हैं। क्या होते हैं, समरूप स्टेटर होते हैं। 6 पोल के लिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टेटर 6 पोल के लिए वाउंड है, इसके रोटर को खालिस्तान के लिए वाउंड होना चाहिए। तो दोस्तों स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टेटर 6 पोल के लिए वाउंड है तो इसके रोटर को क्या हो जाएगा, 6 के लिए वाउंड होना चाहिए। कितना, 6 के लिए वाउंड होना चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 ओम प्रतिरोध वाला एक PMMC टाइप मिली एमीटर 100 मिली एम्पीयर तक का पाठ्यांक ले सकता है। इसे 10 वोल्ट तक पाठ्यांक ले सकने वाले वोल्टमीटर के रूप में प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए इसके साथ श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध संयोजित करने की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 98 ओम। कितना, 98 ओम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एनालॉग प्रकार के माप यंत्र का उपयोग DC मापन के लिए नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों DC मापन के लिए आप किसका उपयोग नहीं कर सकते हैं दोस्तों, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रेरण प्रकार के एनालॉग यंत्र का उपयोग हम DC मापन के लिए नहीं कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। खालिस्तान स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल का एक उदाहरण है। दोस्तों स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल का उदाहरण जो है ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए परिणामित ट्रांसफार्मर। क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर। कौन सा वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की गाढ़ा घुमावदार से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों कौन सी वाइंडिंग है जो गाढ़ा घुमावदार से, मतलब कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। गाढ़ा घुमावदार किसे बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग को ही हम गाढ़ा घुमावदार से संबंधित नहीं है इसी को बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सैंडविच। सैंडविच जो है ट्रांसफार्मर की गाढ़ा घुमावदार से संबंधित नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। DC श्रेणी मोटर में बलागुर्ण किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो दोस्तों DC श्रेणी मोटर में बलागुर्ण जो है किसके कैसे परिवर्तित होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्मेचर धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपात में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी DC मोटर उच्च स्टार्टिंग बलागुर्ण की आवश्यकता वाले अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है। तो दोस्तों उच्च
स्टार्टिंग बलागुरने की आवश्यकता जब होती है तो वहाँ हम कौन सी मोटर का उपयोग करते हैं? तो हम करते हैं दोस्तों श्रेणी मोटर का उपयोग। किसका? श्रेणी मोटर का उपयोग हम करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डीसी जनरेटर में वायु हानि समानुपाती होती है। तो दोस्तों डीसी जनरेटर में वायु हानि जो है ये किसके समानुपाती होती है? तो आर्मेचर गति के वर्ग से समानुपाती होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लैंप संयोजित आर्मेचर वाले एक 4 पोल शंट जनरेटर में क्षेत्र प्रतिरोध और आर्मेचर प्रतिरोध क्रमशः 50 ओम और 0.1 ओम है। इससे 100 वोल्ट और 40 वाट वाले 60 लैंपों को विद्युत शक्ति आपूर्ति प्रदान की जाती है। आर्मेचर धारा का मान क्या होगा? तो दोस्तों धारा का मान क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी 26 एम्पियर। कितना? 26 एम्पियर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लाइट और पंखे के उप परिपथों की वायरिंग के लिए प्रयुक्त तांबे के चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होता है? तो दोस्तों लाइट और पंखे के उप परिपथों की वायरिंग के लिए प्रयुक्त तांबे के चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होता है ये कितना होता है दोस्तों? ये होता है ऑप्शन नंबर सी 1.5 mm²। देखते हैं अगला क्वेश्चन। घरेलू वायरिंग में भू संपर्कन तार का आकार खालिस्तान से कम नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों घरेलू वायरिंग में भू संपर्कन तार का आकार जो है किससे कम नहीं होना चाहिए? तो ये दोस्तों 14 SWG से कम नहीं होना चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोड खालिस्तान एक लीनियर आईसी को दर्शाता है। तो दोस्तों कोड खालिस्तान एक लीनियर आईसी को दर्शाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी LS। LS जो है एक लीनियर आईसी को दर्शाता है। ओपी एम्पियर के लिए CMRR 10 का क्यूब और अंतरी लब्धि AD 10 का क्यूब है। ओपी एम्पियर के लिए कॉमन मोड ACM लब्धि का निर्धारण करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1 हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गेट धारा हटाने के बावजूद SCR को ऑन बने रहने की क्षमता को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो दोस्तों गेट धारा हटाने के बावजूद SCR के ऑन बने रहने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैचिंग। क्या बोलते हैं इसको? हम लैचिंग बोलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी ऑसिलेटर में दोलन बनाए रखने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो दोस्तों किसी ऑसिलेटर में दोलन बनाए रखने के लिए आवश्यक शर्त जो है खुला पास लब्धि मतलब ओपन लूप गेन एकक होनी चाहिए और फीडबैक क्या होना चाहिए? धनात्मक होनी चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सामान्य लाउड स्पीकर की प्रतिरोध रेटिंग क्या होती है? दोस्तों सामान्य लाउड स्पीकर की प्रतिरोध रेटिंग जो होती है ये क्या होती है? ये होती है 8 ओम। कितनी होती है? वो होती है 8 ओम होती है। एक तड़ित रोधक लाइटनिंग अरेस्टर के संदर्भ में खालिस्तान में आर्किंग ग्राउंड की घटना हो सकती है। तो दोस्तों किसमें आर्किंग ग्राउंड की घटना हो सकती है? एक तड़ित रोधक लाइटनिंग अरेस्टर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एक गैर भू संपर्कित प्रणाली में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। केबल का इंटरशीथ ग्रेडिंग प्रदान करता है। तो दोस्तों केबल का इंटरशीथ ग्रेडिंग जो है ये क्या प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है दोस्तों एक समान विभव प्रवणता। देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्यावसायिक ट्रांसमिशन लाइन में खालिस्तान के कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यावसायिक ट्रांसमिशन लाइन में दोस्तों किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। एक संचरण लाइन के चालक की सतह पर उसके कोर की तुलना में अधिक धारा प्रवाह होती है, यह तथ्य कहलाता है। तो दोस्तों एक संचरण लाइन के चालक की सतह पर उसके कोर की तुलना में अधिक धारा प्रवाह होती है, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है स्क्रीन प्रभाव। क्या कहलाता है? स्क्रीन प्रभाव कहलाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में सर्ज टैंक का होना निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है? तो दोस्तों हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में सर्ज टैंक का होना कौन सा उद्देश्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, जो डी ऑप्शन है। क्या हो जाएगा? यह जलमार्ग पेनस्टॉक में वाटर हैमर प्रभाव को क्या करता है? कम करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे शक्ति प्रणाली की परिचालन लागत के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों शक्ति प्रणाली की परिचालन लागत के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ईंधन की लागत को। किसको? ईंधन की लागत को। तापमान के साथ खालिस्तान के प्रतिरोध के मान में काफ़ी बदलाव होता है। तो दोस्तों तापमान के साथ किसके प्रतिरोध में काफ़ी बदलाव होता है? तो ये होता है दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर ए कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर के प्रतिरोध में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ट्रैक्शन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी स्टार्टिंग विधि को वरीयता दी जाती है? दोस्तों ट्रैक्शन प्रणाली में जो है हम किसको वरीयता देते हैं? तो ये देते हैं वेरिएबल स्पीड ड्राइव को। किसको? वेरिएबल स्पीड ड्राइव को वरीयता देते हैं। मरकरी वेपर लैंप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव लागू होता है? दोस्तों मरकरी वेपर लैंप में ये होता है गैस आयनीकरण प्रभाव। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कैंडेला के स्रोत के प्रति इकाई ठोस कोण में निहित फ्लक्स को खालिस्तान कहा जाता है। दोस्तों एक कैंडेला के स्रोत के प्रति इकाई ठोस कोण में निहित फ्लक्स को हम क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों ल्यूमेन। क्या बोलते हैं? हम ल्यूमेन बोलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी 4 ध्रुव मोटर की कुल विद्युत डिग्री खालिस्तान होती है। तो दोस्तों किसी 4 ध्रुव मोटर की कुल विद्युत डिग्री जो होती है ये कितनी होती है? 720 डिग्री होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह वाइंडिंग जिसमें फेरों को निकटवर्ती खांचों में 2 या 2 से अधिक श्रेणी क्रम में संयोजित कुंडलियों में वितरित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों वह वाइंडिंग जिसमें फेरों को निकटवर्ती खांचों में 2 या 2 से अधिक श्रेणी क्रम में संयोजित कुंडलियों में वितरित किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं वितरित वाइंडिंग। क्या बोलते हैं? वितरित वाइंडिंग बोलते हैं। शुद्ध प्रतिरोधी भार वाले एक सिंगल फेज फुल कन्वर्टर के लिए विलंब कोण डिले एंगल अल्फा खालिस्तान के बीच होता है जो खालिस्तान वोल्टेज के बीच आउटपुट वोल्टेज उत्पन्न करता है। तो दोस्तों शुद्ध प्रतिरोधी भार वाले एक सिंगल फेज फुल कन्वर्टर के लिए विलंब कोण डिले एंगल अल्फा जो है ये 0 से π/2 के बीच होता है जो 2 वोल्ट मीटर प्रति फाई से 0 वोल्ट के बीच आउटपुट वोल्टेज उत्पन्न करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
वायु स्थितित प्रत्यावर्तक मतलब एयर कूल्ड अल्टरनेटर की तुलना में हाइड्रोजन स्थितित प्रत्यावर्तक हाइड्रोजन कूल्ड अल्टरनेटर खालिस्तान होता है। तो दोस्तों वायु स्थितित प्रत्यावर्तक की तुलना में हाइड्रोजन स्थितित प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर जो है ये की दक्षता क्या होती है, उच्च होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक प्रत्यावर्तक की वाइंडिंग के वितरण के संदर्भ में पिच गुणक खालिस्तान में प्रेरित ईएमएफ का अनुपात होता है। तो दोस्तों पिच गुणक जो होता है ये किसका अनुपात होता है, तो ये होता है दोस्तों शॉर्ट पिच वाइंडिंग और फुल पिच वाइंडिंग का। किसका, शॉर्ट पिच वाइंडिंग और फुल पिच वाइंडिंग का। यदि एक फ्लोरोसेंट लैंप के केवल सिरों पर प्रदीपन होता है तो यह क्या इंगित करता है। दोस्तों यदि एक फ्लोरोसेंट लैंप के केवल सिरों पर प्रदीपन होता है तो यह क्या इंगित करता है, तो यह इंगित करता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एक दोषपूर्ण ट्यूब को। किसको, दोषपूर्ण ट्यूब को। डीओएल स्टार्टर द्वारा शुरू किए जाने वाले किसी 3 फेज प्रेरण मोटर में लघु परिपथ दोष शॉर्ट सर्किट के विरुद्ध सुरक्षा किससे दी जाती है। तो दोस्तों किसके द्वारा दी जाती है डीओएल स्टार्टर में, तो ये दी जाती है किस द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, बैकअप फ्यूजेस की वजह, ठीक है, बैकअप फ्यूजेस के द्वारा। निम्न में से कौन सा एक एकीकृत उपकरण है। दोस्तों एकीकृत उपकरण जो होता है ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एनर्जी मीटर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर में लौह कोर प्रदान किया जाता है निम्न के लिए। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर में लौह कोर प्रदान किया जाता है किसके लिए दोस्तों, बताइए। इसका राइट आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, चुंबकीय पथ रिलेक्टेंस को कम करने के लिए लौह कोर प्रदान किया जाता है। मोटर का कौन सा भाग इस बात की पुष्टि करता है कि यह एक डीसी मोटर है। तो दोस्तों दिक् परिवर्तक कम्यूटेटर यह पुष्टि करता है कि यह एक कैसी है, डीसी मोटर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 पॉइंट स्टार्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों 3 पॉइंट स्टार्टर का इस्तेमाल जो है ये कहाँ किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, शंट एवं कंपाउंड मोटर दोनों में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आर्मेचर प्रतिक्रिया आर्मेचर विद्युत धारा द्वारा खालिस्तान पर निर्माण किए गए चुंबकीय क्षेत्र का एक प्रभाव है। तो दोस्तों आर्मेचर प्रतिक्रिया आर्मेचर विद्युत धारा द्वारा ये जो है ये हो जाएगा क्षेत्र फ्लक्स पर निर्माण किए गए चुंबकीय क्षेत्र का एक प्रभाव है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक पंखा 0.75 शक्ति गुणांक पर 230 वोल्ट एसी आपूर्ति से 350 मिली एम्पीयर का कर्षण करता है। पंखे द्वारा ली गई वास्तविक शक्ति की गणना करें। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, 60.375 वाट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक संतुलित स्टार संयोजित परिपथ में न्यूट्रल तार में धारा होगी। तो दोस्तों एक संतुलित स्टार संयोजित परिपथ में न्यूट्रल तार में जो धारा होती है दोस्तों वो क्या होती है, IN बराबर 0 होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक पूर्णतः आवेशित सीसा एसिड बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है। तो दोस्तों एक पूर्णतः आवेशित सीसा एसिड बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व जो होता है दोस्तों ये क्या होता है, 1.280 होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सीसा एसिड बैटरी में निम्न में से किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों सीसा एसिड बैटरी में किसका उपयोग करते हैं, तो तनु डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जी सीरीज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस उपकरण की सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो दोस्तों जी सीरीज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो होते हैं इसका उपयोग जो है किसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है, तो दोस्तों ये होता है एयर कंडीशनर की सुरक्षा के लिए। किसके लिए, एयर कंडीशनर के लिए सुरक्षा के लिए। एक 1000 मेगा वोल्ट एम्पियर 33 kV 3 फेज सर्किट ब्रेकर किसी त्रुटि के कारण अचानक बंद हो जाता है, रेटेड मेकिंग करंट पीक होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 44.6 किलो एम्पियर। सोल्डरिंग के लिए तापमान की सीमा क्या होती है। दोस्तों सोल्डरिंग के लिए जो तापमान की सीमा होती है ये क्या होती है, ऑप्शन नंबर ए, 180 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस। दिए गए सर्किट में धारा खोजे। यदि R 2 किलो ओम है तो दोस्तों धारा हमको बताना है इस सर्किट में, ये I जो हमको बताना है, R का मान कितना दिया गया है, 2 किलो ओम दिया गया है, और वोल्टेज कितना दिया गया है दोस्तों, तो ये 9 वोल्टेज क्या दिया गया है। तो वही V बराबर IR का फॉर्मूला लगा लीजिए। V का मान कितना है, 9 दिया गया है, I हमको निकालना है, R कितना है, 2 दिया है, तो 9/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। ठीक है, 4.5 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4.5 एम्पियर आ जाएगा। 71 आ जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर मिली एम्पियर में आएगा दोस्तों, सॉरी मिली एम्पियर में आएगा ना दोस्तों, किलो में था ना, तो ये कितने में आ जाएगा, मिली एम्पियर में आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। XLPE कॉपर केबल्स की शॉर्ट सर्किट करंट रेटिंग किसके द्वारा शासित होती है। तो दोस्तों XLPE कॉपर केबल्स की शॉर्ट सर्किट करंट रेटिंग जो है ये किसके द्वारा शासित होती है, तो दोस्तों ये होती है ऑप्शन नंबर सी, कंडक्टर प्रतिबाधा के द्वारा। किसके द्वारा, कंडक्टर प्रतिबाधा के द्वारा जो है क्या होती है, शॉर्ट सर्किट करंट रेटिंग शासित होती है। तो 72 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1100 वोल्ट वर्किंग वोल्टेज तक की एप्लीकेशन के लिए PVC केबल्स के लिए कार्यप्रणाली की आचार संहिता क्या है। तो दोस्तों 1100 वोल्ट वर्किंग वोल्टेज तक की एप्लीकेशन के लिए PVC केबल्स के लिए कार्यप्रणाली की आचार संहिता जो होती है ये क्या होती है दोस्तों, ये होती है IS इंडियन स्टैंडर्ड 694 1990 IEC 60227 1979 वाली। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिजली की गति कितनी होती है दोस्तों, तो बिजली की गति होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 2,86,000 मीटर प्रति सेकेंड। कितना, 2,86,000 मीटर प्रति सेकेंड होती है दोस्तों।
दोस्तों बिजली की गति। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक 1200 मीटर तार में 60 ओम का प्रतिरोध है, 240 मीटर तार के प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 12 ओम। कितना हो जाएगा, 12 ओम हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।